हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप लोग अपवर्तन का ये नेक्स्ट पार्ट ज़रूर पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है एक लिस्ट के माध्यम से, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके स्कूली बच्चों के लिए। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्नेल का नियम क्या है, बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन पर। एक बार मैं फिर से अपवर्तन की परिभाषा को क्लियर कर देता हूं। अपवर्तन क्या चीज़ होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वह सीधी रेखा में ना जाकर थोड़ा तिरछी गमन करती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक क्या चीज़ है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो आपको थोड़ा सा बताना मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। इसकी जो चाल है वो 3 गुना निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल से ही अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना जब हम करते हैं तो उसको अपवर्तनांक कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक के सूत्र को आप इस तरह से ही लिख सकते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी धीमी होती है और कितनी स्पीड से होती है, उसका पता हम अपवर्तनांक के माध्यम से ही लगाते हैं। यहाँ पर अपवर्तनांक के माध्यम से ही लगाने का मतलब ये है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए उदाहरण से हम देखते हैं। यदि पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है ना, 4/3 है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? पानी में हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि उस पानी का अपवर्तनांक दिया है 4/3, ठीक है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप क्या करोगे? इसके लिए आपको करना ये है कि देखिए माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया है आपको 4/3, ठीक है। यहाँ पर अब आप उस सूत्र का यूज करेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? आपको सूत्र बताया गया था कि अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब आप सीधा सीधा मान को रख दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए। अपवर्तनांक का जो मान है वो कितना है? 4/3, ये वाला मान अपवर्तनांक की जगह, इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? मैंने आपको अभी यहाँ पर लिख कर बताया था। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर है, इसको डिवाइड करेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल इसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60 में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल हमें निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर और इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, ठीक है, उस साइड में। तो ये क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर ये हो जाएगा 3
देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 4/3 है, उधर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 है वो पलट जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। अब ये भी गुना करना है इसके साथ में, ये भी गुना करना है, तो क्या करेंगे हम 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, इसी के आगे, उसके जस्ट आगे इधर है, यहाँ पर 3/4, यानी कि हम 3 और 3 का गुना कितना करेंगे, 9, ठीक है, गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे में क्या है, /4, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो 9 और ये 4 है, इन दोनों को हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 2.25, इन दोनों को भाग देते हैं तो, ठीक है, 9 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2.25 गुना ये होगा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक यहाँ पर लिखा गया है, इनसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है, उसी तरह से फ्लिंट कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.64 होगा, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 और साधारण कांच का अपवर्तनांक जो है 1.50 होगा। उसी तरह से यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, लगभग इसको पूछा जाता है, ये पानी का जो अपवर्तनांक है इसको पूछते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। बर्फ़ का अपवर्तनांक उससे कम होता है, 1.31, और लास्ट में आता है वायु का अपवर्तनांक 1.003, या इसको लगभग 1 भी दिया जाता है कई एग्ज़ाम में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर पदार्थों के अपवर्तनांक जो कि इसको घटते क्रम में लिखा गया है, ये जो क्रम मैंने निर्धारित किया है वो घटते क्रम में है, इस तरह से। अब आप इसमें अपवर्तनांक के आधार पर देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर किस में ज़्यादा होगा। आप बताइए कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी कि बर्फ़ में, सीधी सी बात है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी बर्फ़ की अपेक्षा। उसी तरह से हीरा और फ्लिंट कांच में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे कम किस में होगी, तो हीरा में, ठीक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होती है अपवर्तनांक उसमें प्रकाश का चाल कम होता है। इसके बाद देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के 2 नियम हैं, केवल और केवल 2 नियम हैं, जैसे परावर्तन में भी होता है नियम, उसी तरह से अपवर्तन में भी 2 नियम होता है। तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर किसी माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है ना, या स्थिर अनुपात होता है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, और इस दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। इसको म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर से प्रदर्शित किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।